हाँ जी क्लास, अ वेरी गुड इवनिंग। तो आज वाली क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर टिश्यू इनेक्शन की भाई बैक एक्सरसाइज। आज वाली क्लास में हम इसके भाई बैक के सारे क्वेश्चन अगर डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो जी, सबसे पहले पेज नंबर 44 से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। चैप्टर हम पूरा ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आपको ये चैप्टर्स को एक बार पीछे इस पूरी प्लेलिस्ट में आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हो। आज हम समझते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स और बैक के पीछे के जो भी एमसीक्यू बुक एक्सरसाइज है वो सब देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोला गया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड रैपिडली। भाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बहुत जल्दी डिवाइड होता है, आपको पता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जल्दी डिवाइड क्यों होता है? ग्रोथ कराने के लिए, पता है ना आपको। अब आपने ये देखा था भैया वो ग्रोथ इतनी जल्दी ग्रोथ कैसे कर पाता है? क्योंकि उसकी जो थिन वॉल सेल वॉल होती है काफी पतली होती है, उसके बीच में काफी खाली स्पेस होता है, तो उसकी वजह से वो जल्दी ग्रो कर लेता है। मैंने आपको उस समय बताया था कि इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इतनी जल्दी जल्दी ग्रो कैसे करता है। क्योंकि भैया उसकी जो सेल वॉल होती है काफी पतली होती है और भैया उसके अंदर काफी ज्यादा खाली स्पेस होता है, ठीक है, जो उसको रैपिडली डिवाइड होने में मदद करता है। ये मैंने आपको उसी समय बताया था, बोला था हिंसा कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनेगा, याद रखना। आगे, अब what property of their cells allow them to do this? अब भैया उनके अंदर कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे वो जल्दी डिवाइड हो पाते हैं? पहला, दे हैव थिक वॉल फॉर प्रोटेक्शन। भैया उनकी थिक वॉल होती है, ऐसा तो होता ही नहीं भैया, उसके अंदर थिन वॉल होती है। कैसी वॉल होती है? थिन। दे कंटेन लार्ज वैक्यूल दैट स्टोर न्यूट्रिशन। भैया उसके अंदर बहुत ज्यादा वैक्यूल होता है। नहीं भैया वैक्यूल तो होता ही नहीं, बहुत छोटे होते हैं वो। आई मीन उसके अंदर बहुत सारा खाली स्पेस होता है, उसके अंदर बहुत सारा खाली स्पेस होता है। वैक्यूल होता तो भाई भर जाता वो, ऐसा नहीं है। आगे, दे हैव थिन वॉल। हाँ भैया थिन वॉल होती है उसमें। देन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म काफी बड़ा ज्यादा होता है। एंड लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, और उसके अंदर न्यूक्लियस काफी बड़ा होता है। भाई थिन वॉल वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, ये अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा तो छोड़ो, हमें थिन वॉल पढ़ा था ना कि भैया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में थिन वॉल होती है, तो उस चीज को पकड़ के चलो बस। आगे, दे आर फंक्शनली डिफरेंट सेल। तो भाई अलग तरह से काम करता है, इसमें तो कुछ है नहीं, तो भाई थर्ड वाला ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा कि भाई उसमें पतली सेल वॉल होती है, उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है काफी ज्यादा डेंस होता है, इसकी वजह से वो इजीली डिवाइड कर पाता है। क्लियर है? क्लियर है? आगे नेक्स्ट, इफ अ प्लांट इज अनेबल टू ट्रांसपोर्ट फूड। अब भैया फूड को कौन ट्रांसपोर्ट करता है? जाइलम। नहीं, जाइलम पानी को करता है भैया। जाइलम किसको करता है? वाटर को। जाइलम किसको करता है? वाटर को। और फिलॉयम किसको ट्रांसपोर्ट करता है? फूड को। तो भैया फूड को ट्रांसपोर्ट करने की बात करेंगे, आगे देखते हैं। If a plant is unable to transport food from leaf to root, which tissue is malfunctioning? मतलब अगर किसी कोई पौधा अपने लीफ से खाने को पूरे प्लांट तक नहीं पहुंचा पा रहा, तो कौन सा टिश्यू अच्छे से काम नहीं कर रहा? तो भैया फूड ले जाना किसका काम होता है? फिलोएम का। किसका? फिलोएम का। किसका? फिलोएम का। तो भाई फिलोएम इसका आंसर हो जाएगा कि भाई फिलोएम अच्छे से काम नहीं कर रहा, इसलिए फूड एक जगह दूसरी जगह नहीं पहुंच पा रहा। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। Why are the apical tissue that line an animal's internal organ usually one or a few cells thick? अब देखो भैया, जिससे हमारी इंटरनल ऑर्गन्स बने हैं, जिस एपिथेलियल टिश्यू से हमारे इंटरनल ऑर्गन बने हैं, वो एक सेल मोटा क्यों होता है? देखो भैया, टू स्टोर फूड एफिशिएंटली, या फूड को स्टोर करने के लिए, टू प्रोवाइड मैक्सिमम स्ट्रेंथ, ज्यादा मजबूती देने के लिए, टू अलाउ क्विक एक्सचेंज ऑफ मटेरियल अक्रॉस देम, या टू रिड्यूस फ्रिक्शन। तो भैया देखो, एक सेल मोटा इसलिए होता है क्योंकि वो चाहता है कि हम जल्दी जल्दी चीजों को एक्सचेंज कर सके। अब भैया बहुत सारे सेल होते हैं, बहुत सारे सेल होते, तो भाई पहले सेल के लिए जाना होता, फिर दूसरे सेल के लिए जाना होता, फिर तीसरी सेल के लिए जाना होता, ठीक है। ऐसा नहीं है भैया, तो ये इसलिए होता ताकि क्विक एक्सचेंज हो सके चीजों का, क्विक एक्सचेंज हो सके चीजों का। अब ये सब चीजें गलत कैसे? देखो भाई, फूड का स्टोर करने से कोई लेना तो है नहीं भैया। पतला इसलिए होता ताकि फूड स्टोर कर सके, लेकिन ऐसा कुछ लेना नहीं है भैया। इस मजबूती देने के लिए पतला होता है, भाई मजबूती देने के लिए मोटा होना चाहिए था, तो भाई ये भी नहीं है। इसके बाद भाई फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का क्या लेना देना हो गया? फ्रिक्शन भी नहीं होगा। तो भैया ताकि जल्दी जल्दी एक्सचेंज हो सके, ताकि जल्दी चीजों का एक्सचेंज हो सके, भैया यही है। हाँ जी, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। आगे बोला गया है, यू कैन परफॉर्म दीज जंप, दीज टू जंप्स। अब ये आपको जंप्स परफॉर्म करना है। पहला, स्ट्रेट लेग जंप। अब देखो ये क्या बोला गया है, देखो इधर देखो, एक पर्सन पहले ऐसे बैठा हुआ है, अपने नीज पे बैठा हुआ, फिर एकदम से जंप होके खड़ा हो गया, एकदम जंप होके वो खड़ी हो गई। स्ट्रेट लेग जंप, कीप नीज एंड एंकल स्टिफ। नॉर्मल जंप, bent knee and ankle naturally. How did your ankle, knee and hip position different between the two jumps? अब भैया इन दोनों में हमारी जंप्स अलग कैसे थी? स्ट्रेट लेग जंप। अब देखो, सबसे पहले यहां से जंप करना भैया, ऐसे आप बैंड बैठे हो, फिर आपको जंप करना है, और दूसरे में आप सीधे खड़े हो, सीधे खड़े होकर आपको जंप करना है। तो इस केस में देखो क्या होगा। नॉर्मल जंप में पहले हम देखते हैं नी एंड एंकल स्टिफ। अब यहाँ पे देखो, पहले ये नॉर्मल जंप है भाई। नॉर्मल जंप पे क्या है? नॉर्मल जंप पे भैया पर्सन जो है बिल्कुल सीधा खड़ा है, यहाँ पे जॉइंट्स जो है अच्छे से, मतलब जॉइंट्स का कोई फंक्शन नहीं हो रहा है, जॉइंट का कोई फंक्शन नहीं हो रहा है। जॉइंट से भैया आप इसमें बस हम एंकल का, एडी का इस्तेमाल कर रहे हैं जंप करने के लिए, हम एडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, एडी के थ्रू जंप कर रहे हैं हम अपने एंकल्स, एडी के द्वारा
हम अपने एंकल के द्वारा हम जंप कर रहे हैं इसमें भैया जो मूवमेंट हो रही है वो एंकल के थ्रू हो रही है। किसके थ्रू हो रही है? और यहाँ पर एंकल एंकल भैया हमारी एडी एडी ऐसे एडी पढ़ा था ना बचपन में भाई, उस एडी के थ्रू भाई सीधे खड़े हो, आप लोग सीधे खड़े होगे, ऊपर की तरफ जंप करना है तो आपके घुटने नहीं मुड़ेंगे, आपकी एडी जंप करेगी, आपकी एडी वे ट्राई करना। ठीक है, आप जब खड़े होगे और जब सीधे खड़े होगे आपको ऊपर की तरफ जंप करना है तो आपके घुटने मूवमेंट नहीं करेंगे, आपकी एडी मूवमेंट करेगी। ठीक है, बट ट्राई करो, खड़े हो जाओ, बस खड़े हो जाओ, जल्दी स्टैंड अप। कोई बात नहीं, खड़े हो जाओ, थोड़ा नेक्स्ट पीछे करो, आगे आ जाओ विकास भाई। ठीक है, समझ आ रहा है? मतलब कहने का मतलब क्या है, आप जब सीधे खड़े होकर जंप करोगे तो आपकी एडी मूवमेंट करेगी, हमारे जो एडी में जॉइंट है वो मूवमेंट करेगा। ठीक है, लेकिन जब आप ऐसे ये वाली जंप करोगे तो आपकी नी, हमारे जो घुटने हैं ये वाले नी काम करेंगे। तो आपको एक चीज लिख देनी है भैया, इसमें हमारे एंकल वर्क करेंगे, इसमें हमारे नी वर्क करेंगे, घुटने वर्क करेंगे। इसमें यहाँ पे एंकल के द्वारा मूवमेंट होगी, यहाँ पे नी के द्वारा मूवमेंट होगी। क्लियर है? समझ आ रहा है? ओके, आगे देखते हैं। अब which type of joint is involved, बाकी बना के लिखना है उसको भैया, which type of joint involved when you bend your knee and ankle। अब भैया देखो, आपके घुटनों में और आपके एंकोनियों में कौन से जॉइंट का इस्तेमाल होता है? भाई आपसे भी को मैंने कल वाली क्लास में बहुत भली बातें बताया था। देखो भैया, इसमें सिर्फ एक ही तरफ मूवमेंट कर सकते हो तो हिंज जॉइंट होता है। कौन सा जॉइंट होता है भैया? हिंज जॉइंट। कौन सा जॉइंट? हिंज जॉइंट। तो भैया हिंज जॉइंट, सॉरी हिंज जॉइंट होता है। समझ आ रहा है भाई? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट तो हमारे शोल्डर में होता है, पाइवट जॉइंट तो हमारे नेक में होता है, तो हिंज जॉइंट आएगा इसके अंदर। ठीक है भैया, क्या बच्चे? फोर्थ में आपको बना के लिखना है कि भैया जब हम स्ट्रेट जंप करेंगे तो हमारी एंकल वर्क करेगी, और जब हम ऐसे स्ट्रेट पे जंप करेंगे तो हमारी नी के द्वारा मूवमेंट होगी। जब हम स्ट्रेट जंप करेंगे तो जो मूवमेंट होगी वो हमारे एंकल के द्वारा होगी, जब हम सिट पे जंप करेंगे तो मूवमेंट जो होगी हमारी नी के द्वारा होगी। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? आगे 6 क्वेश्चन देखते हैं गाइस। 6 क्वेश्चन, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एड इज बाय एक्सटेंशन रीजन। क्वेश्चन आपको पता है एक्सटेंशन रीजन क्वेश्चन कैसे करते हैं? आपको पता है? तो देखो, सबसे पहले ना आपको दो स्टेटमेंट दी जाती है। एक्सटेंशन रीजन क्वेश्चन कैसे करते हैं दोबारा समझो। ये आपको दो स्टेटमेंट दी जाएगी, एक होगा एक्सटेंशन, एक होगा रीजन। आपको दोनों को पढ़ना है, आपको दोनों को पढ़ना है। पहली बात ये देखो, क्या दोनों सही हैं? क्या दोनों सही है? भाई आपने पहले पढ़ा, आपको दिखा भाई ए सही है, आपने दूसरा पढ़ा, आपने कहा भैया बी भी सही है। जब दोनों बातें सही होती हैं तो सी और डी ऑप्शन में से कुछ में, थर्ड और फोर्थ में से कुछ भी नहीं होता। थर्ड में बोला गया ए सही है लेकिन आर गलत है, फोर्थ में बोला गया ए गलत है लेकिन आर सही है। तो अगर दोनों सही होते हैं तो इन दोनों से कुछ भी नहीं होता। ठीक है, अब दोनों सही होंगे तो आपको देखना है क्या जो रीजन है वो ए को सही से बता पा रहा है, नहीं बता पा रहा। यानी मैं बोल रहा हूं भैया विकास के बहुत कम नंबर आ रहे हैं, और फिर मैंने बोला विकास पढ़ता नहीं है। मैंने पहली बात बोली विकास के बहुत कम नंबर आ रहे हैं, मैंने फिर बोला विकास पढ़ता नहीं है। दोनों बात सच है, दोनों बात सच है। हाँ भैया, तो इस केस में ना तो हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ना तो हमारा फाइव वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अब ए वाला होगा या बी वाला होगा? अब हमें रीजन देखना है, क्या जो रीजन है वो इस बात को सेटिस्फाई कर रहा है, भाई विकास के कम नंबर क्यों आते हैं? बस पढ़ता नहीं है, और दूसरे में यही बोल रहा था कि विकास पढ़ता नहीं है। तो दोनों बातें एक दूसरे को जस्टिफाई कर रही हैं, तो इसलिए मैं ए वाली मीटिंग करूंगा कि ये दोनों बातें एक दूसरे को जस्टिफाई कर रही हैं, दोनों बातें सच है और दोनों बातें एक दूसरे को जस्टिफाई कर रही हैं। अब लेकिन मैं बोल रहा हूं कि भाई देखो विकास पढ़ता नहीं है, वह विकास के कम नंबर आते हैं। ठीक है, अब मैंने लिखा भाई विकास को मोमोज खाना बहुत पसंद है। भाई दोनों ही बात सच है, दोनों ही बात सच है, लेकिन मोमोज वाली बात पढ़ने से कोई लेने देना है इसका? नहीं। तो भैया ये दोनों बात सच है लेकिन ये इसका रीजन नहीं है, ये इसका रीजन नहीं। ठीक है, तो इस केस में हम बी को टिक करते हैं। ए में कब टिक करते हैं? जब दोनों बात सच हो और रीजन जो हो वो दोनों को सेटिस्फाई हो रहा हो, दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहे हो। बी को कब टिक करते हैं? जब दोनों सच हो लेकिन बी वाला उसका करेक्ट रीजन ना हो। ठीक है, अब थर्ड में तब भाई थर्ड वाले को टिक जब करेंगे जब ए सही हो, आर फॉल्स हो। फोर्थ को तब टिक करेंगे जब ए गलत हो, आर सही हो। ठीक है, अब पढ़ते हैं भैया। अब हमें एक्सप्रेशन रीजन दे रखे हैं, देखो भैया एक्सप्रेशन में बोल रखा है epithelium is a well suited for gas exchange in the lungs। Sorry, epithelium is well suited for gas exchange in the lungs, in the lungs। next, अब आपको पहले ए वाला देखो, ए वाला देखो, ए वाला epithelium is well suitable for gas exchange in the lungs। Reason it consists of multiple layer of tall cells that slow down the diffusion। अब आपको बोला है हमारे लंग्स में गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए एपिथेलियम बहुत अच्छा टिश्यू है, और दूसरा रीजन बोल रखा है क्योंकि ये बहुत लंबा है इसकी वजह से। तो देखते हैं भैया, भाई सोचो उसके बारे में क्या हमने इसके। हाँ भैया, हमने क्या देखा इसमें? हमने देखा कि भाई एपिथेलियल गैस एक्सचेंज के लिए काफी अच्छा है। तो भैया हमने देखा था कि एपिथेलियम टिश्यू अलग अलग काम करता है भैया। एपिथेलियम टिश्यू भैया प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, सेक्रीशन करता है। ठीक है, तो सेक्रीशन के अंदर गैसेस का एक्सचेंज भी आता है। सेक्रीशन के अंदर ये स्वेट को भी सेक्रीट करता है और गैसेस को भी सेक्रीट करता है। तो ये वाला चीज तो सही है भाई, फर्स्ट चीज तो आपकी सही है कि एपिथेलियल टिश्यू भैया गैस एक्सचेंज करने के लिए काफी अच्छा है।
अब सेकंड में बोला गया है उसमें मल्टीपल लेयर्स, भाई टॉल लेयर्स होती है, इसकी वजह से वो कर पाता नहीं भैया, टॉल लेयर की वजह से वो गैस एक्सचेंज को नहीं कर पाता। ए सही है, आर गलत है, ए सही है, आर गलत है। तो ये कौन सी से पता चलता है? थर्ड वाले में। तो हम लिखेंगे थर्ड वाले में ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सही है, आर गलत है, ए सही है, आर गलत है। भाई एप्लीकेट टिश्यू भैया गैस को एक्सचेंज करता है? हाँ करता है, तो ए वाली बात सच है, ए वाली बात सच है। लेकिन भैया गैस को एक्सचेंज टॉल वाली सेल से करता है वो नहीं भैया, पतली वाली सेल से करता है वो। कौन सी वाली सेल से करता है? पतली वाली। हमने देखा था बिल्कुल पतली वाली होती है, उससे गैस एक्सचेंज करता है। ठीक है, टॉल वाली तो हमारी स्किन में होती है ताकि बैक्टीरिया वगैरह अंदर ना जा सके, टॉल वाली उसके अंदर नहीं होती भैया। ठीक है, अब ये बस समझो कि हमारी जो एल्वियोलिस होती है वो मोटी मोटी होती है भाई, टॉल जिसमें होगा वो मोटे मोटे बनेंगे नहीं, हमारी एल्वियोलिस बहुत पतली पतली होती है, तो उसमें भाई पतले वाले एप्लीकेट टिश्यू होते हैं, ये टॉल वाले नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। हमारा भैया ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि हाँ भाई गैस एक्सचेंज करता है, लेकिन भैया वो पतली वाली लेयर से करता है, टॉल वाले सेल से नहीं करता है। ठीक, आगे तो इसमें आ गया थर्ड वाला भैया, फिफ्थ सिक्स्थ का पहले का आंसर है थर्ड, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। अब सेकंड वाला, अब इसका बी पार्ट आप बताओगे। कार्डियक मसल, भैया अच्छे से बता रखा मैंने आपको, कार्डियक मसल कैन कॉन्ट्रास्ट कंटिन्यूअसली विदाउट फैटिग। भैया कार्डियक मसल बिना थके मूवमेंट करती रहती है, क्या ये सही है गलत है? भाई ये सही है, ये हमारा। अब भैया इतना पता चल गया, इसका मतलब इसमें थर्ड वाला ऑप्शन था, फोर्थ वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। फोर्थ वाले ऑप्शन ने बोला था ए गलत है, लेकिन ये तो नहीं होगा, ये तो कभी भी। अब हमें तीन में से चुनना है, अब हमें तीन में से चुनना है। अब दूसरा पढ़ो, कार्डियक मसल सेल हैव अ हाई नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज एंड एन एब्यूटेड ब्लड सप्लाई। भैया वो कभी भी इसलिए नहीं सकता क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है और बहुत सारा ब्लड सप्लाई होता है उसको, ताकि वो कभी थके ना। भाई अगर उसको कंटीन्यूअस एनर्जी मिलती रहेगी, अगर हमारे हार्ट को कंटीन्यूअस एनर्जी मिलती रहेगी तो कभी थकेगा ही नहीं। मान लो गाड़ी भाई कंटीन्यूअस चलती रहेगी, जब तक उसको पेट्रोल मिलता है गाड़ी चलती रहेगी, सेम उसी तरीके से है भाई उसको भैया बहुत सारे माइट। वैसे ये बात आपको एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है, ये आपको भाई सोच के लिखना है कि हाँ भाई उसको ब्लड सप्लाई से क्या उसको एनर्जी मिलती रहेगी, माइटोकॉन्ड्रिया से क्या भी उसको एनर्जी मिलेगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया ब्लड सप्लाई से उसको कंटीन्यूअस एनर्जी मिलती रहेगी, जिससे वो बिना थके काम करता रहेगा, जिससे वो बिना थके काम करता रहेगा। तो इसमें भैया ए भी सही है, आर भी सही है, ए भी सही है, आर भी सही है, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, इसका आंसर होगा फर्स्ट, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये आंसर होगा इसका। क्लियर है? क्लियर है? पहले वाली में हमने क्या देखा, पहले वाले में भैया ए सही था, आर गलत था, ए सही था, आर गलत था। तो पहले में आया आंसर थर्ड, दूसरे में ए भी सही है, आर भी सही है, दोनों करेक्ट एक्सप्रेशन भी कर रहे हैं, तो दूसरे का आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। क्लियर है? हमारे 6 पार्ट्स हो गए, आगे देखते हैं। आगे अब सी और डी देखते हैं। सी और डी, भैया सी और डी ट्राई करो, पहले 6 क्वेश्चन करो, उसके बाद सी और डी आपको खुद बताने हैं, जल्दी से बैठिए और 6 क्वेश्चन करिए इसके फास्ट। वीडियो को पॉज करो, 6 क्वेश्चन करो खुद से। हाँ जी क्लास, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो भैया हमने 6 एक्सरसाइज रीजन का फर्स्ट वाला कर लिया, सेकंड वाला कर लिया, अब हम बढ़ते हैं सी पार्ट और डी पार्ट पे। सी पार्ट देखिए, सी पार्ट में क्या बोला गया गाइस, अब आप लोग मुझे आंसर दोगे, आप लोग मुझे बोला गया टेंडन्स कनेक्ट बोन टू बोन एंड अलाउ जॉइंट मूवमेंट। अब भैया टेंडन जो होते हैं वो बोन को बोन से जोड़ते हैं, टेंडन जो होते हैं वो बोन को बोन से जोड़ते हैं, पहले में ये बोल रखा है। दूसरे में क्या बोल रखा है, tendons are made up of tough connective tissue that transmit force and muscle to bones। अब देखो रीजन बोल रखा है, टेंडन जो होते हैं टफ कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो मसल्स और बोन को जोड़ के रखते हैं। तो भैया देखो टेंडन जो होते हैं वो मसल और बोन को जोड़ते हैं। लिगामेंट होता है जो, लिगामेंट बोन और बोन को जोड़ के रखता है, लिगामेंट बोन से बोन को जोड़ के रखता है। साक्षी सामने देख बच्चे, लिगामेंट जो होता है वो बोन को बोन से जोड़ के रखता है, जो टेंडन होता है वो हमारी मसल्स को हमारी बोन से जोड़ के रखता है। यानी जो इसका एक्सर्शन है वो गलत है, एक्सर्शन जो है वो, अब एक्सर्शन गलत है भाई, पहली लाइन पढ़ी मुझे समझ आया, पहली लाइन गलत है, तो आपको कुछ नहीं सोचना, आपको ये समझना भैया हमारा ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें एक्सर्शन गलत होता है। तो भैया हमारा सी वाला पार्ट, थर्ड वाला सॉरी फोर्थ वाला पार्ट होता है जिसमें ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो भैया ए गलत है, तो इसका फोर्थ वाला आंसर होगा बस। अगर आपने ए को पहचान लिया कि ए गलत है तो आपको आंख बंद करके फोर पे टिक कर देना कि भैया ए गलत है, आर ट्रू है, इसी पर से फोर्थ क्वेश्चन बोला गया और किसी भी ऑप्शन में ये नहीं बोला गया। ठीक है, तो ए गलत था, इसका मतलब फोर्थ आंसर है, ए गलत था इसका मतलब फोर्थ आंसर है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। अब आगे देखते हैं, इसका आंसर भी आप लोग खुद दोगे। डी वाला पार्ट देखिए, इन हिंज जॉइंट मूवमेंट अकर प्राइमरी इन वन प्लेन। तो भाई तो बिल्कुल सच बोला गया, हिंज जॉइंट में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट कर पाते हैं। आप अपने हाथ को इस डायरेक्शन में करो, पीछे की तरफ नहीं घुमा पाओगे, पीछे की तरफ आप नहीं घुमा पाओगे, एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होती है भाई, ये बात तो सच है, ये बात तो सच है। अब रीजन बोला गया है, द बोन एंड आर शेप टू अलाउ स्लाइडिंग इन ऑल डायरेक्शन। हमारी बोन की एंडिंग ऐसी होती है कि हम किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट कर सके। क्या आपने हाथ को किसी भी डायरेक्शन में मूव कर पाओगे, गर्दन को किसी भी डायरेक्शन में मूव कर पाओगे? नहीं, यानी जो आर है वो गलत है, आर जो है वो गलत है। तो आर फॉल्स है, किस ऑप्शन में बोला जाता है?
थर्ड वाले ऑप्शन में कैसा बोला जाता है भाई? थर्ड में बोला गया a is true but r is false, तो इसका आ जाएगा थर्ड। इसका आ जाएगा तो यानी थर्ड वाले का आंसर जो है फोर्थ है और इस वाले का आंसर है थर्ड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? समझ आया चीजें? भैया देखो थर्ड वाले में हम बोला गया ना ए गलत है भाई, टेंडेंट बोला गया, टेंडेंट बोल को बोल से होता है तो गलत बात है, तो भाई फोर्थ ऑप्शन हो गया। फोर्थ में बोला गया है, फोर्थ में बोला गया कि भैया हिंज जॉइंट जो मूवमेंट करवाता है एक डायरेक्शन में, सही बात है। और रीजन बोला गया कि हमारी बोन्स किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हैं, तो भाई इसमें रीजन गलत है, इसमें रीजन गलत है। चीजों को पकड़ो कि कौन गलत है कौन सही है, ठीक है? आगे देखते हैं। तो इसके साथ आपका भैया 6 क्वेश्चन पूरा हो चुका है एक्सरसाइज रीजन वाले क्वेश्चन। अब देखते हैं भैया 7 क्वेश्चन में ग्राफ वाला कुछ कांसेप्ट भैया देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन में क्या बोला गया? प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द एज ऑफ ट्री on x-axis and the diameter of the tree in centimeter along the number of annual rings formed over time on y-axis। अब देखो आपको पेड़ की उम्र दे रखी है और उसका डायमीटर दे रखा है, उसके अंदर कितनी रिंग्स होगी। देखो आपको पता है पेड़ जितना पुराना होगा भाई वो उतना ज्यादा मोटा होता रहेगा, उसकी रिंग्स है उतनी ज्यादा होगी। पेड़ जितना पुराना होगा उसकी उतनी ज्यादा रिंग्स होगी। आपको पता है इसके बारे में, इनको एनुअल रिंग्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पढ़ा है इसके बारे में। अब इससे ग्राफ बनाना है। क्वेश्चन में आगे भैया आपको बोला गया है कि एक ग्राफ बनाना है। प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द एज ऑफ द ट्री ऑन एक्स एक्सिस। भाई एक्स एक्सिस पे आएगा एज ऑफ ट्री, एक्स एक्सिस पे आएगा एज ऑफ, यहाँ पे एज आएगा और यहाँ पे भी आएगा नंबर ऑफ रिंग्स और डायमीटर, ठीक है भाई? ये आपको बोला गया। अब देखते हैं भैया, आपको पहले बोला था 5 साल जब पेड़ था, पेड़ को 5 साल हो गए थे तो उसका डायमीटर 4 सेंटीमीटर था और उसमें 5 रिंग्स थी। 10 साल में 8 सेंटीमीटर और 10, 20 साल में ये 20, 25 साल में 28 और 25, 30 साल में 32 और 30, 40 साल में 40 और 40, ठीक है? पहले आपको उसका ग्राफ बनाना है, पहले आपको उसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ दिखाऊंगा, टेंशन नॉट। पहले देखो, अब एनालाइज द ग्राफ इन टर्म्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द स्टेम ओवर टाइम एंड शेयर द इंटरसेप्शन। अब भैया इसको ग्राफ को एनालाइज करना है। देखिए इसका मैं आपको ग्राफ दिखाता हूं। देखिए हाँ जी क्लास, देखिए इसका ग्राफ किस तरीके से बनाने वाले हैं, इधर देखिए आप। मैं इसको शॉर्ट करता हूं ताकि मुझे ग्राफ बनाने की जगह मिल सके। अब इससे मुझे ग्राफ बनाना है गाइस। क्वेश्चन में मुझे क्या बोला था, पहले इसी समझो, उसको पहले इरेज करो जो भी था भाई, इरेज कर दिया। अब क्वेश्चन में समझो क्या बोला गया है भाई। मैंने ग्राफ बनाया, समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक है, या अगर मैं उसको और अच्छे से बनाऊं तो ग्राफ वाले पेन को बना लेता हूं। अब यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं, इधर देखो। यहाँ पे मैंने ग्राफ बना दिया, ठीक है? मुझे क्वेश्चन में क्या बोला गया था, ये देखो। क्वेश्चन में मुझे बोला गया है प्लॉट द ग्राफ बिटवीन द एज ऑफ ट्री इन ईयर्स ऑन द एक्स एक्सिस। भैया देखो इसमें एक्स एक्सिस का है, वाई एक्सिस का है, तो भाई ये एक्स एक्सिस है हमारी, ये हमारी वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे क्या आएगा भैया? एज आएगी। इसमें क्या आएगी? एज किस पे आएगी? ईयर्स में, ठीक है? तो एज अब ब्रैकेट में लिखना होता है इन ईयर्स में, यूनिट भी लिखनी होती है, याद रखना। ग्राफ को जितना प्यारा बनाओगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये आपको ओरिजिन है ओ पॉइंट से दिखाना है, ठीक है? अब आपको आगे क्या बोला गया है? एंड द डायमीटर ऑफ द ट्री इन सेंटीमीटर अलोंग विद द नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स फॉर्म्ड ओवर टाइम ऑन वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस पर हमें डायमीटर दिखाना है। क्या दिखाना है भैया? देखो वाई एक्सिस पर हमें डायमीटर भी दिखाना है और नंबर ऑफ रिंग्स भी दिखाना है। तो उसके लिए दो ग्राफ बना लेते हैं, इसके लिए दो ग्राफ बना लेते हैं भैया। एक लाइन से हम डायमीटर दिखाएंगे, एक लाइन से हम क्या करते हैं? एनुअल रिंग्स दिखाएंगे, ठीक है? तो भैया गैप कितने कितने का ये देखते हैं। तो सबसे पहले भैया देखो, हम एक्स एक्सिस पे ग्राफ डायमीटर लेंगे 5, गैप लेंगे 5 सेंटीमीटर का, ठीक है? 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर का लें। 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर भाई 40 तक जाना है। 8 है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ भाई 5 सेंटीमीटर लिखना है, आसान रहेगा। 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50। भाई हमें इससे ग्राफ बनाना है, डाटा दे रखा है, ग्राफ बनाना है। सबसे पहले मुझे बोला गया भैया एज को एक्स एक्सिस पे दिखाना, तो एज को एक्स एक्सिस पे दिखाने के लिए मैं प्रॉपर जो बोला गया वो बना रहा हूं, ठीक है? अब मुझे बोला गया भाई वाई एक्सिस पे आपको नंबर ऑफ रिंग्स भी दिखानी है। मैं इसको ऐसा बनाता हूं, ऐसा देखिए। अब वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ डायमीटर भी बनाना है, रिंग्स भी बनानी है। तो उसमें सबसे छोटा नंबर भैया हमारे पास क्या है? 4 है, और सबसे बड़ा नंबर हमारे पास क्या है? 40 है। तो कितने कितने गैप ले? 4 से गैप ले लें या 5 से गैप ले सकते हैं? 5 गैप यहां पे लेते हैं भैया। 5 10 15 20 25 30 35 40 45। लो हमने ऐसा बना दिया, हमारा वाई एक्सिस बन गया, ठीक है? अब हमें भैया दो लिखाना है भैया। डॉट डॉट वाली लाइन से मैं किसको दिखाऊंगा? डायमीटर को दिखाऊंगा, और सीधी लाइन से मैं एनुअल रिंग्स को दिखाऊंगा। अब देखो
जब ग्राफ 5 साल का था, जब पेड़ हमारा भैया 5 साल का था, जब हमें समय 5 साल दे रखा था, हाँ, जब हमें पेड़ की उम्र 5 साल दे रखी तो डायमीटर कितना 4 था, कितना था 4, तो ये 4 यहाँ पर आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, ठीक है। अब जब पेड़ की उम्र 10 साल थी तो डायमीटर कितना था 8, कितना था 8, तो भैया 8 कहाँ होगा हमारा, इससे थोड़ा नीचे होगा, यहाँ पे होगा। जब पेड़ की उम्र हमारी 20 साल थी, पेड़ की उम्र 20 साल थी तो 24 था भाई, 20 साल थी तो 24, 24, 24, 25 साल का था नीचे, ठीक है। और जब पेड़ की उम्र 25 साल थी तो 28 हो गया, 25 साल थी तो 28 भाई, 30 से थोड़ा सा नीचे। पेड़ की उम्र जब 30 साल थी तो 32, 30 तो 32, और भैया 40 साल थे 40, 40 पे 40। अब इनको ज्वाइन करते हो क्या है, डॉट वाली लाइन बना देते हैं। अब ये हमने दिखाया एन, ओ 41, ये हमने किसको दिखाया भैया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे मैंशन कर दूंगा कि डॉट डॉट वाली लाइन जो है वो किसको दिखाएगी, बाद में दिखाएगी। अब यहाँ पे देखते हैं डॉट डॉट वाली लाइन क्या दिखा रही है भैया, ये दिखा रही है डायमीटर ऑफ ट्री, डायमीटर ऑफ ट्री, ट्री की डायमीटर दिखा रही है। अब हम स्ट्रेट लाइन से दिखा देंगे, अब मैं स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा भाई। अब स्ट्रेट लाइन से हम क्या दिखाएंगे, स्ट्रेट लाइन से दिखाएंगे एनुअल रिंग्स, क्या दिखाएंगे, एनुअल रिंग्स। अब एनुअल रिंग भैया 5 साल पे 5, 5 साल पे 5 पहला यहाँ पे, अब 10 साल पे 10 तो सेम रहेगा, 15 पे 15, 20 पे 20, 25 से 25, 30 पे 30, 40 पे 40, ठीक है। तो अब इसको ज्वाइन करते हो, लाइन बना दो भैया, क्या पे अपवर्ड गोइंग लाइन बनेगी, कैसे बनेगी भैया, अपवर्ड गोइंग लाइन। भैया कुछ ऐसी लाइन बनेगी आपके साथ, अपवर्ड गोइंग लाइन बनेगी आपके सामने, फिर कुछ ऐसे लाइन बनेगी। तो हमने दिखा दिया भैया, एक ग्राफ प्लॉट करने का बोला, ग्राफ ने बहुत इजीली प्लॉट कर दिया, कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी भैया। क्वेश्चन ने बोला था इस डाटा की, क्वेश्चन ने बोला था प्लॉट अ ग्राफ, एक ग्राफ पे प्लॉट करो भैया। यहाँ पर आपको 3 चीजें रखी थी, बच्चे कंफ्यूज होते हैं भाई, 3 चीजें रखी, कोई कहते 2 बना देंगे, 3 बना देंगे, और क्या चाहिए, ठीक है। तो हमने डॉट वाली लाइन से हमने किसको दिखाया भैया, डॉट वाली लाइन से हमने डायमीटर को दिखा दिया, और स्ट्रेट लाइन से हमने एनुअल रिंग्स को दिखा दिया। अब भाई पहला काम हो चुका है, अब भाई ऐसे क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलेंगे, इसमें 2-3 काम आपको बोले जाएंगे। अब आपको आगे क्वेश्चन बोलेंगे, मैं ग्राफ को साइड करो, आगे क्वेश्चन देखो। एनालाइज द ग्राफ इन टर्म ऑफ द डायमीटर ऑफ द स्टेप ओवर टाइम एंड शेयर योर इंटरप्रेट। अब ये डायमीटर को देखो और बताओ, डायमीटर देखिए आप क्या बताते हो। तो भैया हमने देखा डायमीटर समय के साथ साथ बढ़ रहा है, डायमीटर समय के साथ साथ बढ़ रहा है, और किस काल में सबसे ज्यादा बढ़ा, देखो पहले डबल हुआ, अब 8 से डबल, सबसे ज्यादा कहां बढ़ा भैया, सबसे ज्यादा तो भैया इससे बढ़ा, सबसे ज्यादा डायमीटर कहां बढ़ा भैया, 2 से 3 साल की उम्र का सबसे ज्यादा डायमीटर बढ़ा भैया, 8 से सीधा 24 हो गया, 8 से सीधा 24 हो गया। तो मैं लिखूंगा हियर diameter is increasing with time, is increasing with time। भाई डायमीटर जो था वो टाइम के साथ साथ बढ़ रहा था। द बिगेस्ट ग्रोथ इज ऑन सेकेंड एंड थर्ड ईयर, भैया दूसरे और तीसरे साल में जो ग्रोथ थी वो सबसे ज्यादा हुई। दूसरे और बेटा आप काम दे रखा है बाहर, दूसरे और तीसरे साल में जो ग्रोथ थी वो सबसे ज्यादा हुई, ये बात मैं लिख दी भैया। हमने क्या लिखा, हमने लिखा भाई डायमीटर जो है समय के साथ बढ़ रहा है, और सबसे ज्यादा बड़ी ग्रोथ थी वो 2 सेकंड और थर्ड ईयर में थी, ठीक है। आपको देख सकते भैया दूसरे और तीसरे साल में सबसे ज्यादा ग्रोथ थी, 8 से 24 हो गया, 8 से 24 सामने बेटे, समझ आ रहा है ग्राफ। पहले ग्राफ बनाने के लिए बोला, ग्राफ बना दिया, उसके बाद भैया ये क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, बस देख के लिखना है, कुछ याद करने वाली चीज नहीं है, देख के बताना है, ठीक है। अब देखो, अब आप लोग इसका आंसर बताओगे, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द डायमीटर ऑफ द ट्री टू द एनुअल रिंग फॉर्म। अब भैया डायमीटर और एनुअल रिंग्स में क्या रिलेशनशिप है, डायमीटर और एनुअल रिंग्स में क्या रिलेशनशिप आपको देखने को मिलता है। तो भैया हमें यहाँ पे हमें डायमीटर और एनुअल रिलेशनशिप में क्या रिलेशनशिप देखने को मिलता है भैया, भाई कभी तो कभी डायमीटर ज्यादा है, कभी एनुअल रिंग ज्यादा है, कभी डायमीटर ज्यादा है, कभी एनुअल रिंग्स ज्यादा है, ठीक है। दे आर कॉम्पिटिटर्स, दे कॉम्पिटिशन है, एक दूसरे से रेस लगा रहे हैं कि मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। आप देखिए भैया क्या रिलेशनशिप आपको देखने को मिलता है, हमें बोला गया है एनुअल रिंग्स और डायमीटर में क्या रिलेशन है। अब भैया देखो, जितनी ज्यादा एनुअल रिंग्स बढ़ेंगी, आप इधर देखो सामने, इधर भैया ये हमारे सामने यहाँ पे भैया पहली रिंग थी, दूसरी रिंग थी, तीसरी रिंग थी। अब अगर मैं बोलूं कि इसमें एक रिंग और आ गई, अगर मैं बोलूं इसके अंदर एक रिंग और आ गई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब डायमीटर भी बढ़ गया,
तो जैसे जैसे इसके अंदर रिंग्स बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे डायमीटर भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे रिंग्स बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे डायमीटर भी बढ़ता जाएगा। ये चीज आपको लिखनी है, ये चीज आपको लिखनी है। तो क्या लिखोगे भैया? द रिलेशन बिटवीन diameter and the relation between diameter and annual rings are dependent भैया दोनों आपस में डिपेंडेंट, ये आपस में डिपेंडेंट है भैया। जो हमारा डायमीटर है वो एनुअल रिंग्स पे डिपेंडेंट है। व्हेन एनुअल रिंग्स इंक्रीज, जब एनुअल रिंग बढ़ेगी, annual rings increase, width also increase भाई। जैसे जैसे annual rings बढ़ेगी तो width भी बढ़ जाएगी, पेड़ की मोटाई भी बढ़ जाएगी। तो आपने क्या लिखा? हमने लिखा भैया annual rings और width एक दूसरे से रिलेटेड है, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है भैया। जो मोटाई है, डायमीटर है, वो annual rings पे डिपेंडेंट है। जैसे जैसे annual rings बढ़ेगी वैसे वैसे मोटाई भी बढ़ेगी। ठीक है, ये बता दिया। आगे थर्ड और ये लास्ट टॉपिक करते हैं, बाकी क्वेश्चन हम कल वाली क्लास में करेंगे। टोटल कितने क्वेश्चन है बच्चों? 15। ओके, 7 आ जाओगे, 8 वाली क्लास हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं 8वां। 8 क्वेश्चन में क्या बोला है? विच स्पेशलाइज्ड टिश्यू इज रिस्पांसिबल फॉर द गिल्ट ऑफ द स्टेम एंड वेयर इट इज लोकेटेड। तो भैया गिल्ट कौन बढ़ाता है? गौरव भैया हमने टिश्यूज के बारे में पढ़ा। ग्रोथ कौन कराता है? एपिकल मेरिस्टेमेटिक। अब भाई गिल्ट कौन बढ़ाता है? पेड़ की मोटाई कौन बढ़ाता है? जल्दी जल्दी जल्दी, पेड़ की मोटाई कौन बढ़ाता है? टिप को बढ़ाता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक। पेड़ को कौन, गिल्ट को कौन बढ़ाता है? सोचो सोचो, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एक सेकंड हो जाओ, लेटर। हाँ भैया, कौन सा वाला एपिकल मेरिस्टेमेटिक बढ़ाता है भैया? लेटरल वाला। इंटरकैलरी वाला भैया देखो, अब भैया ये पेड़ है, मान लीजिए पेड़ है, पेड़ की टिप में और रूट्स में ये पाया जाता है एपिकल। भैया पेड़ की टिप में और रूट्स में एपिकल पाया जाता है। ठीक है, दो ब्रांचेस के बीच में इंटरकैलरी पाया जाता है, और जो मोटाई बढ़ाता है उसको बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ये स्टेम में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? स्टेम में। तो भैया आप लिखोगे लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और ये स्टेम में पाया जाएगा। कहां पे पाया जाएगा भैया? स्टेम में। ठीक है, आपका टॉपिक फिनिश हो गया। 7 क्वेश्चन तक कर दिए हैं, आगे क्वेश्चन कल वाली क्लास में करेंगे। ओके क्लास, बाय बाय, हैव अ गुड डे। वीडियो को पॉज कभी करो, कोई समझ ना आए तो भाई रिप्ले करके देख लो। ठीक है बच्चे।